नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ओवेंस ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, ओवेंस ब्रिज एक अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज है जिसकी मदद से हम लोग किसी एक गिवन कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को पता कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी उस सर्किट में प्रेजेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म्स में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैक्सवेल्स ब्रिज को डिस्कस किया था। वो एक्चुअली में मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज था, ओके, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था। उस ब्रिज में हम लोग उस वीडियो में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि जो मैक्सवेल्स ब्रिज था वो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पर कार्य करता है। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से मेरे प्यारे व्यूअर्स अपना ये जो ओवेंस ब्रिज है ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन पर कार्य करता है। ओके, कंपैरिजन पर कार्य करता है। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो ओवेंस ब्रिज है ये एक मोस्ट कन्वीनियंट ब्रिज है। ओके, एक ऐसा ब्रिज जिसकी मदद से आप वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंसेस को मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मेजरिंग कैपेसिटी है वो बहुत वाइड है, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज तक आप इस ब्रिज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, Owen's bridge is an AC operated bridge used to measure inductance of a coil in terms of resistance and capacitance. Also we can say that it works on the principle of comparison, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है ना, कैपेसिटर्स प्रेजेंट है, उससे कंपेयर करके वैल्यूज जो है पता चलता है यहाँ पर इंडक्टेंस का। ओके प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग ओवेंस ब्रिज के सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं ये ओवेंस ब्रिज का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में देखिए, पहले तो जिस प्रकार से एसी व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होता था, बिल्कुल उसी प्रकार से इस ओवेंस ब्रिज में भी 4 आर्म्स है। आर्म्स की बात कर रहे हैं ARMS। यहाँ पे देखिए AB, BC, CD और AD, ये 4 आर्म्स है इस एसी व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक पावर सोर्स E मान लीजिए कनेक्ट किया है बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। यहाँ पर ये जो B और D है, ठीक है, इसके बीच हम लोगों ने एक नल डिटेक्टर लिया है हेडफोन के फॉर्म में। ओके, इस नल डिटेक्टर की मदद से हम लोग ये डिटेक्ट करेंगे कि अपना ब्रिज बैलेंस्ड है या फिर नहीं। ओके, अब थोड़ा देखिए, यहाँ पर ये जो AB है, आर्म AB है, इस आर्म AB में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक रजिस्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और इसी के साथ आर्म AB में सीरीज में ही एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर कह सकते हैं। ओके, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है। आर्म BC में अगर आप देखते हो तो फिर से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने C2 लिया है। आर्म CD में फिर से नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है R4। और आर्म AD में प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने उस कॉइल को कनेक्ट किया है जिसका इंडक्टेंस हमें पता करना है। उसका इंडक्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर L ले लिया है और इसी इंडक्टर के साथ यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने R3 लिया है। और ये क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर एक सिंबल जो आप देख रहे हैं कट का, ये वेरिएबल को शो करता है। अगर लगा हुआ है मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। ओके, सो ये पूरा जो है सर्किट डायग्राम है आपका किसका, ओवेंस ब्रिज का। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब बात आती है कि नल कंडीशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। देखो, नल कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ जो वेरिएबल रेजिस्टेंसेस है इसको वेरी करना होगा। ओके, और हम लोग को ऑब्जर्व करना होगा कि इस हेडफोन में जो साउंड है वो मिनिमम हो। जब साउंड मिनिमम होगा उस समय आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ओके, देखिए, जैसे आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैक्सवेल्स ब्रिज हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमें 2 बैलेंस कंडीशंस मिला था। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में भी हमें 2 बैलेंस कंडीशंस मिलेगा। ओके, 2 बैलेंस कंडीशन, और वो दोनों बैलेंस कंडीशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इस पूरे सर्किट डायग्राम के बारे में मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा सर्किट डिस्क्रिप्शन।
The circuit of Owens bridge consists of 4 arms AB, BC, CD and AD. Arm AB consists of a variable resistor of resistance R1 and capacitor C1 is connected in series. Okay, आर्म AB की बात कर रहा है. आर्म C यहाँ पर ओके ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा है आर्म BC की. आर्म BC यहाँ पर होगा, यहाँ BC ऐड कर लीजिएगा. ठीक, आर्म BC ओके ठीक है. आर्म BC हैज़ अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर C2. ठीक है, यहाँ से C2 कट कर देते हैं. आर्म BC हैज़ अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर C2 एंड आर्म CD हैज़ अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफ R4. ठीक है, यहाँ पर जो आर्म CD है इसके पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है R4. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एंड आर्म CD हैज़ अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस ऑफ R4. The arm AD consists of coil whose self inductance is to be determined is connected in the arm AD in series with a variable resistor of resistance R3. ठीक है, आर्म AD में क्या है, अपना इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस हमें डिटरमाइन करना है, और इसी के साथ सीरीज में क्या है, एक रजिस्टर कनेक्टेड है, वेरिएबल रजिस्टर. ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R3 है. अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग बैलेंस इक्वेशंस को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, कि कैसे हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं, वो डेरिवेशन थोड़ा यहाँ कर लें, और जो इक्वेशंस आपको मिलेगा आप उस इक्वेशंस की मदद से इस वैल्यू को पता कर पाओगे, एल के वैल्यू को. ठीक है, सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अपना इम्पिडेंस Z1 कितना है. देखिए बेसिकली आर्म AB में जो भी चीज़ें हम लोग कनेक्टेड है, मतलब आर्म AB में रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब मिला करके इम्पिडेंस है. ठीक है, तो आर्म AB में जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड है उसके कारण इम्पिडेंस Z1 है. आर्म BC को हम लोग Z2 ले लेंगे, आर्म AD को Z3 और आर्म CD को Z4 लेकर के चलेंगे. ठीक है, सो Z1 आपका कितना हो जाएगा, एक तो रजिस्टेंस R1 और इसके साथ क्या है, कैपेसिटेंस है C1, तो आप इसको ले सकते हो 1/j C1. अच्छा, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि भाई हम लोग इसको 1/j C1 क्यों ले रहे हैं. तो देखिए इसके लिए आपको पढ़ना होगा एक टॉपिक जिसका नाम है द ऑपरेटर J. ठीक है, और इसके साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो ये 2 वीडियोस जो है ओके आप जा करके देखिए, लिंक के नीचे है डिस्क्रिप्शन में. इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, अब दूसरा आर्म BC में हमारा जो इम्पिडेंस है डेट इज Z2, ये C2 से इक्वल होगा. माफ़ कीजिएगा, C2 नहीं, क्योंकि कैपेसिटर है ना, 1/j C2 होगा. फिर Z3 आपका इससे इक्वल है, डेट इज R3 प्लस, यहाँ इंडक्टर है तो उसको jωL ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, और फिर आर्म CD में Z4 इम्पिडेंस है जो आपका R4 से इक्वल होगा. अब AC व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए जो हम लोग बैलेंस कंडीशन लेते थे उसी कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पर इस ब्रिज के लिए बैलेंस इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. हमें पता है एट बैलेंस क्या होता है, Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4. सो आप चाहें तो इसे ऐसे ले लो, Z1/Z4 इज इक्वल टू Z2/Z3. अब इसी का यूज़ करके बैलेंस इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं. यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं. ठीक है, देखिएगा Z1 कितना है आपका, R1 प्लस 1/j C1. ओके, एंड R4 कितना है, माफ़ कीजिएगा Z4 कितना है, R4 से इक्वल है तो R4 पुट कर देते हैं. फिर देखिए Z2 अपना कितना है, 1/j C2, और फिर Z3 कितना है आपका, R3 प्लस jωL है. ओके, अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं. यहाँ पर देखिएगा R1 R4 प्लस R1/j C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो R3/j C2 प्लस, अच्छा 1/j C2 इंटू jωL है. ओके, तो jω कैंसिल कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, और R1 R4 प्लस, ये R4 है. ठीक है, R1 मत लीजिएगा, R4 है यहाँ पे, R4/j C1 इज इक्वल टू R3/j C2. ओके, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा L/C2. अब मेरे प्यारे व्यूअर्स क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है। देखिए बेसिकली ये जो जे है ना, ये एक ऑपरेटर है, जैसे आयोटा ऑपरेटर होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी प्रकार से, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म का, ठीक है। इसलिए हम कहें आपको कि दो वीडियो है, ठीक है, एक है आपका द ऑपरेटर जे का, और एक सेपरेट वीडियो ऐसे ऑपरेटर जे में आपको कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस मिलेगा, वहीं से आप समझ जाएंगे। लेकिन एक अलग वीडियो भी है जहां पर हम लोगों ने सर्किट्स लेकर के कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस को समझाया है, वहां पर आप और आसानी से चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये दो वीडियोस दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है उसको हम लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो पहले इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए R4 बाई जे ओमेगा C1 और R3 बाई जे ओमेगा C2 जो है ये इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए जे ओमेगा C2, क्या करिए जे ओमेगा अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ा सा देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, R4 बाई C1 इज इक्वल टू R3 बाई C2, कुछ ऐसा मिल रहा है। सो यू कैन राइट दिस एज R4 बाई C1 इज इक्वल टू R3 बाई C2, और यहाँ से हमें जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, R4 बाई R3 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये एक पहला बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। एक और बैलेंस कंडीशन मिलेगा जब आप रियल पार्ट्स को कंपेयर करोगे। तो इसमें रियल पार्ट्स कौन कौन है, एक तो ये वाला R1 R4 और एक ये L बाई C2। इन दोनों को थोड़ा सा अगर आप इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, R1 R4 इज इक्वल टू L बाई C2 मिलेगा। ओके, हमें डिटरमाइन क्या करना है, L, तो क्या लिख सकते हो उसको, L इज इक्वल टू C2 डॉट R1 R4, ठीक है। और ये दूसरा बैलेंस इक्वेशन है। ओके, देखिए ये दोनों ही बैलेंस इक्वेशंस जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बोथ इक्वेशंस जो है ये बैलेंस इक्वेशंस है और दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अपना जो ये देखिए जो बैलेंस इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इस बैलेंस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस R3 को वेरी करेंगे, ये जो वेरिएबल रजिस्टर R3 है इसको वेरी करेंगे, और सेकंड वाला ये जो सेकंड बैलेंस कंडीशन है इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग R1, यहाँ पे देखिए इसमें R1 प्रेजेंट है, इस R1 को वेरी करेंगे, ठीक है। सो देखिए इस प्रकार से आप जो है बैलेंस इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, बड़ा ही आसान डेरिवेशन है, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम था, और आर्म्स में आर्म AB BC CD AD में जो इम्पिडेंसेस था वो हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा, ओके। और फिर सर्किट डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है, और वेन्स ब्रिज का एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।